आइए, आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जेनरेटिव एआई और मल्टी मॉडल मॉडल्स की। 2025 की शुरुआत में ये कहाँ खड़े हैं? नमस्कार। हाँ, ये विषय काफी तेजी से बदल रहा है। बिल्कुल, हमारे पास कुछ हालिया रिपोर्ट्स भी हैं जो इस फील्ड का एक अच्छा नज़ारा देती हैं। तो हमारा मकसद यही है कि इन रिपोर्ट से जो ज़रूरी बातें हैं उन्हें निकालें, समझें कि ये तकनीक अभी क्या कर रही है और आगे किधर जा सकती है। हाँ, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात जो साफ दिख रही है वो ये कि जेनरेटिव एआई अब सिर्फ टेक्स्ट वाला खेल नहीं रहा। सही कहा। अब हम मल्टी मॉडल मॉडल्स का जमाना देख रहे हैं। ये भाषा, तस्वीरें, ऑडियो, वीडियो सब एक साथ संभाल लेते हैं, है ना? बिल्कुल, ये जो कन्वर्जेंस है ये बहुत ज़रूरी है। ये मॉडल्स सिर्फ आप कह सकते हैं जानकारी समझते नहीं हैं, बल्कि कई अलग अलग फॉर्मेट में नई चीज़ें, नया कंटेंट बना भी सकते हैं। जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे ओपन एआई का GPT-4o है या फिर गूगल का जेमिनाई 2.0। ये ऐसे सिस्टम है जो टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो सबको मिला देते हैं। इससे क्या होता है कि लगभग रियल टाइम में बातचीत हो पाती है, वो भी ज्यादा स्वाभाविक तरीके से। और एक दिलचस्प बात ये भी है, जैसा मैंने पढ़ा, कि ये ताकत सिर्फ बड़ी बंद कंपनियों तक ही सीमित नहीं है। ऐसा है क्या? हाँ, ये बहुत अहम पॉइंट है। छोटे ओपन सोर्स मॉडल भी आ रहे हैं। जैसे कि मिस्ट्राल, सुना है वो काफी कुशल है। बिल्कुल, मिस्ट्राल जैसे मॉडल दिखा रहे हैं कि कम संसाधनों में भी अच्छा प्रदर्शन किया जा सकता है। तो हाँ, ये एक बड़ा ट्रेंड है। देखिए, एक तरफ तो ओपन एआई, गूगल, एंथ्रोपिक हैं, जिनके बड़े शक्तिशाली बंद मॉडल हैं, क्लोज मॉडल, जो परफॉर्मेंस में शायद सबसे आगे है। हाँ, अभी तो वही दिख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मेटा का लामा है या मिस्ट्राल जैसे ओपन मॉडल हैं। इनका जोर इस बात पर ज्यादा है कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, लोग इन्हें अपने हिसाब से बदल सके, कस्टमाइज कर सके। शायद अब तक का सबसे बड़ा ओपन मॉडल है। जी हाँ, 405 बिलियन पैरामीटर्स। ये पब्लिक डोमेन में अब तक का सबसे बड़ा मॉडल है। बाप रे, 405 बिलियन! तो ये ओपन मॉडल अब एक तरह से क्लोज्ड सिस्टम्स को टक्कर दे रहे हैं, कह सकते हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाना नहीं है, इससे शायद इनोवेशन की रफ्तार भी बदलेगी। कैसे? क्योंकि जब ज्यादा लोग इन पे काम कर पाएंगे, रिसर्च कर पाएंगे, तो जाहिर है नई चीजें जल्दी सामने आएंगी। अच्छा, तो ये सिर्फ लैब की बातें नहीं है, इंडस्ट्री में इनका इस्तेमाल हो रहा है। सही कहा। हाँ बिल्कुल, असल दुनिया में इनका असर दिखने लगा है। कहाँ कहाँ, कुछ उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। जैसे हेल्थ केयर को लें, वहाँ दवा खोजने की प्रक्रिया तेज हो रही है। मरीजों के जो लंबे लंबे रिकॉर्ड्स होते हैं, उनका सार बनाने में मदद मिल रही है। अच्छा, और कानूनी क्षेत्र में? लीगल फील्ड में भी वकीलों को दस्तावेज रिव्यू करने में, रिसर्च करने में मदद मिल रही है। एक अनुमान है कि इससे वकीलों का ड्राफ्टिंग का करीब 40 से 60% समय बच सकता है। 40 से 60%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तो पूछिए मत। 90% से ज्यादा डेवलपर आजकल किसी न किसी एआई टूल का इस्तेमाल कर ही रहे हैं। और इससे उनकी प्रोडक्टिविटी करीब 10 से 15% तक बढ़ रही है, ऐसा अनुमान है। तो फायदे तो साफ दिख रहे हैं, उत्पादकता बढ़ रही है, लेकिन क्या सब कुछ अच्छा ही है? कुछ मुश्किलें या चुनौतियां भी तो होंगी। हाँ, वो तो हैं। कई पहलू हैं। एक तो तकनीकी बाधाएं हैं। जैसे कि कंप्यूटिंग पावर। इन मॉडल्स को चलाने के लिए बहुत ज्यादा पावर चाहिए। और फिर लेटेंसी, मतलब जवाब मिलने में लगने वाला समय, ये भी एक मुद्दा है। और वो मतिभ्रम वाली समस्या, हेलुसिनेशंस। हाँ, वो एक वास्तविक समस्या है। जब मॉडल गलत जानकारी दे दे या कुछ मनगढ़ंत बता दे, उससे कैसे निपटा जा रहा है? उसके लिए RAG जैसी तकनीकें इस्तेमाल हो रही हैं। रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। ये मॉडल को बाहरी ताज़ा जानकारी से जोड़कर जवाबों को बेहतर बनाने की कोशिश करती है। समझ गई। ये तो हुई तकनीकी चुनौतियां। इनके अलावा नैतिक चिंताएं भी हैं। जैसा कई रिपोर्ट्स में आता है, पूर्वाग्रह मतलब बायस, मॉडल्स के जवाबों में किसी तरह का झुकाव आ जाना। हाँ, ये तो सुना है। फिर लोगों की प्राइवेसी का सवाल है, और डीप फेक जैसी तकनीकों का गलत इस्तेमाल भी एक बड़ी चिंता है। इन पर कुछ नियम वगैरह भी बन रहे हैं शायद। हाँ, ध्यान दिया जा रहा है। जैसे यूरोपियन यूनियन का AI एक्ट है, वो इसी दिशा में एक कदम है। ठीक है, तो भविष्य कैसा दिख रहा है? आगे क्या होने की उम्मीद है? देखिए, ऐसा लग रहा है कि हम एजेंटिक AI की तरफ बढ़ रहे हैं। एजेंटिक AI, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ऐसे सिस्टम जो ज्यादा स्वायत्त होंगे, खुद से प्लान बना सकेंगे, कई स्टेप्स वाले काम कर सकेंगे। अच्छा, जैसे गूगल का एक एक्सपेरिमेंटल एजेंट मोड है। आप सोचिए, AI सिर्फ आपके सवाल का जवाब नहीं देगा, बल्कि शायद आपके लिए फ्लाइट बुक कर दे
या कई स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करके रिपोर्ट बना दे। अरे वाह! हाँ, और साथ ही ऑन डिवाइस एआई भी बढ़ रहा है। मतलब एआई फोन या लैपटॉप पर ही चलेगा? बिल्कुल, इससे प्राइवेसी बेहतर होगी, इंटरनेट पर निर्भरता कम होगी और स्पीड भी तेज होगी। तो कुल मिलाकर एआई अब सिर्फ एक टूल नहीं रहेगा। नहीं, वो एक सक्रिय सहायक, एक एक्टिव हेल्पर बनने की राह पर है। तो संक्षेप में यही कह सकते हैं कि 2025 में जेनरेटिव और मल्टी मॉडल एआई तेजी से मैच्योर हो रहा है, इंडस्ट्रीज को बदल रहा है, नई क्षमताएं ला रहा है, लेकिन साथ ही जरूरी तकनीकी और नैतिक सवाल भी उठा रहा है। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है कि जैसे जैसे एआई ज्यादा एजेंटिक होता जाएगा, मतलब खुद से काम करने लगेगा, तो फिर इंसान का दखल, ह्यूमन सुपरविजन और कंट्रोल, उसका सही संतुलन क्या होगा? खासकर तब जब ये सिस्टम वाकई मुश्किल काम करेंगे और असल दुनिया की डिवाइस से जुड़ेंगे। ये वाकई एक गहरा सवाल है, इस पर सोचना होगा। आज इस बहुत ही दिलचस्प चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।